I am Nitesh Bhargav, Sales and Technical Director, Vitolon India Limited. Vitolon India Limited is a public limited company and we are into manufacturing of dyes and chemical. We are also wet processing consultant for textiles and water treatment and waste water treatment as well. तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में टेक्सटाइल मर्सराइजेशन प्रोसेस, जो कि प्री ट्रीटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये वीडियो मेनली तो टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन इसको स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और जो भी कपड़े के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कैसा कपड़ा मर्सराइज्ड फैब्रिक कैसा होता है, वो भी इनिशियली दो चार मिनट का देख सकते हैं, जिसमें कि उनको बेसिक्स समझ में आएगा कि अच्छा कपड़ा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मर्सराइजेशन होता क्या है। आपने भी सुना होगा मर्सराइजिंग, एक वर्ड बचपन से सुनते आ रहे हैं, मर्सराइज्ड फैब्रिक है यानी कि महंगा कपड़ा है। तो ये मर्सराइजिंग होता क्या है? तो मर्सराइजिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसको कास्टिक के सॉल्यूशन में 25 से 30% सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर में 250 से 300 ग्राम अगर कास्टिक डाल देंगे और उसमें कॉटन का कपड़ा डिप कर देंगे तो उसका पूरा स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। 1 मिनट के लिए लगभग टेंशन में रखते हैं, और अगर कम परसेंटेज है तो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की प्रोसेस करते हैं। तो उस डिपिंग के बाद जो है पूरा स्ट्रक्चर इसका कॉटन का चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं मर्सराइजेशन। अब मर्सराइजेशन क्यों कहते हैं? आपने बुक्स में पढ़ा होगा, जो टेक्सटाइल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि जॉन मर्सर नाम के कोई साइंटिस्ट थे यूरोप के, और उन्होंने 1844 में यानी जस्ट 150 साल पहले ये मर्सराइजिंग प्रोसेस इन्वेंट करी, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में हजारों सालों से ये प्रोसेस होती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होती है। तो आप देखेंगे मखमल का कपड़ा, ढाका का मखमल का कपड़ा है, बिल्कुल जो एक अंगूठी में से पार हो जाता था, उसमें भी सिल्क जैसा जो है दिखता था। कॉटन का कपड़ा, सूत का कपड़ा, स्पेशल सूत होती थी। मेघना नदी थी बांग्लादेश में जो लुप्त हो चुकी है, वहां पे जो है ये पूरा मखमल बनता था उसके किनारे पे। बट अंग्रेजों के आने के बाद ये पूरी मखमल का कपड़ा ही लुप्त हो गया। अभी का जो अंग्रेजों की बनाई हुई मशीन्स हैं वो मैक्सिमम 120 काउंट तक, यानी फाइननेस 120 की फाइननेस तक ही जो है कपड़ा बना पाती हैं मशीन्स, जबकि उसके पहले जो कारीगर थे ढाका के मखमल के, वो 800 काउंट तक यानी 800 गुना और पतला कपड़ा बनाते थे। पतला कपड़ा बनाने के लिए उनकी एक स्पेशल प्रोसेस थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो नदी के किनारे बैठ के बनाते थे, जहां पे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 to 80% होती थी बांग्लादेश में। और ये काफी 500-1000 साल पुरानी हमारी कला थी, जो कि अब लुप्त हो चुकी है मशीन्स आने के बाद, और अब हम उतना बढ़िया कपड़ा नहीं बना पाते। पहला जो दूसरा है, अगर हम देखें तो यानी कि मर्सराइज्ड कॉटन जो है का इतिहास जो है हजारों साल पुराना है। जस्ट 150 साल पहले का नहीं है कि जॉन मर्सर आए और उन्होंने कहा कि ये मर्सराइजिंग प्रोसेस होगी। पाटन का जो पटोला है, गुजरात में एक जगह है पाटन, वहां का पटोला बहुत फेमस है और उसके कलर इतने चमक करते हैं, लश्चर करते हैं, कपड़ा इतना लश्चर होता है। 50-50 साल पुरानी साड़ियां गुजराती औरतों के पास हैं, जो कि ना फटी हैं, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि कॉटन की साड़ियां होने के बाद या कॉटन के ड्रेस मटेरियल होने के बाद भी वो फटती नहीं है। ऐसा क्या है, चमक बहुत बढ़िया आ जाती है उसमें, शाइनिंग आती है, लश्चर आता है, और कलर की डेप्थ भी वो डेप्थ आती है जो नॉर्मल डेप्थ नहीं आ पाती है। तो ये पाटन का पटोला भी है। ये पाटन का जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक हेरिटेज साइट है पाटन की रानीनी बाव, ये आपने सुना होगा शायद। और ऊपर को जो है ये है ढाका का मेघना नदी के पास का एक चित्र है, जहां पे कि नाव में कपड़ा बनाते थे, जिससे कि उनको रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वो भी सुबह और शाम के टाइम जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती थी। तो 1000 साल पहले भी उतने टेक्निकल लोग थे जिनके पास अगर सराउंडिंग नहीं थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पूरा चैम्बर या पूरा प्लांट नहीं होते थे, तो नदी के किनारे प्रकृति को संजो लिया था उन्होंने, प्रकृति के साथ मिलकर कपड़ा बनाते थे और मखमल जैसा कपड़ा बनता था। तो ये तो यानी कि मर्सराइजिंग के आसपास की प्रोसेस, बल्कि उससे बेहतर प्रोसेस हम इंडिया में करते थे। दूसरा आता है, आपने लुंगी, साउथ इंडियन मूवीज में भी ये लुंगी देखी होंगी। हमारे मंदिर ही 2-2, 3-3 हजार साल पुराने हैं साउथ इंडिया के, और वहां पे जो लुंगी है वो भी फटती नहीं है। अब 40-40 साल पुरानी, कलर नहीं जाते, कलर की डेप्थ बहुत अच्छी रहती है और स्ट्रेंथ बहुत, कॉटन और फाइननेस भी बहुत अच्छी रहती है। 120, 130, 150 काउंट तक का भी वो यान यूज करते हैं। और उसमें भी आपने हीरो में देखा होगा लुंगी डांस करके, तो फेमस काफी सॉन्ग भी है। तो लुंगी बेसिकली बहुत टेक्निकल कपड़ा है, वेट डाइज यूज होती हैं, डेप्थ बहुत अच्छी आती है, चमक बहुत अच्छी आती है इसमें। तो वो भी मर्सराइज्ड कॉटन रहता है। और लुंगी कोई 100 साल पुरानी नहीं है, लुंगी तो हमारे हजारों साल से, जब से मंदिर हैं साउथ इंडिया के, जो कि हजारों साल पुराने हैं, तब से है। तो ये मैंने स्लाइड इसीलिए लिए कि भाई मंदिर भी आप हजारों साल पहले, तो मर्सराइजिंग भी हमारे यहाँ हजारों साल पहले होती थी।
ये जॉन मर्सर ने अपना नाम रख दिया मर्सराइजिंग, और 150 साल पहले बुक्स में लिख दिया कि सिर्फ 150 साल पहले इन्वेंट हुआ है, तो ये गलत है। हजारों साल पहले हम कपड़ा ऑलरेडी इससे बेहतर जो है बना चुके थे, इंडियंस इन्वेंट कर चुके थे, अखंड जो भारत है। अब आगे समझते हैं कि क्यों मर्सराइजिंग करते हैं, मर्सराइजिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो आपकी कॉटन की जो नॉर्मल फैब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्ट 30, 40, 50% तक बढ़ जाएगी, 20 से 30% एवरेज ही बढ़ जाती है। उसके बाद लश्चर बढ़े, चमक बढ़ जाएगा, बिल्कुल सिल्क जैसा दिखने लगेगा मर्सराइजिंग प्रोसेस करने के बाद कपड़ा। डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी कपड़ा जो श्रिंक हो जाता है, जो आम लोग कपड़ा खरीदते हैं और श्रिंक हो जाता है, यार धुलने के बाद श्रिंक हो गया, कलर चले गए, डेप्थ उतनी अच्छी, चमक उतनी अच्छी नहीं है, तो वो डायमेंशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डाई अपटेक बढ़ जाता है कि डाई आप कितनी कलर उसमें डाल दें, कि 10% का कलर डाला लेकिन फिर भी डेप्थ नहीं आ रही, मर्सराइज कॉटन किया 7% में ही डेप्थ आ जाती है, तो डेप्थ बढ़ जाती है, जिससे कपड़े की अलग ही आपको दिखता है कि इतना गहरा रंग, जैसे पाटन का पटोला है, लुंगी में भी कुछ बहुत गहरे कलर होते हैं, अलग अलग हमारे देश में भी ये पूरे प्रोसेस थी पहले और अभी भी है, बट हम अब मशीनों से करने लगे हैं। उसके बाद स्मूथ सरफेस बहुत बढ़िया स्मूथ हो जाता है, फाइन कपड़ा बनता है, डेड कॉटन का कवरेज हो जाता है, जो इंप्योरिटीज हैं वो सब गायब हो जाती है। तो ओवरऑल मर्सराइजिंग का जो कपड़ा है वो बेहतर नहीं होता है, बेहतरीन होता है। तो कभी भी आप भी खरीदे, पुराने आपके दादाजी या पापा पुराने टाइम में कहते थे मर्सराइज्ड कॉटन हम खरीदते हैं, महंगा भी आता है और उसका लश्चर वगैरह भी काफ़ी आप देखेंगे तो इसमें डेप्थ काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा, एक सीर सकर एक फैब्रिक होता है, जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं वो भी मर्सराइजिंग से ही या कास्टिसाइजेशन से आते हैं। लश्चर काफ़ी टॉवल में या कई जगह बढ़ाना हो, शाइन बढ़ानी हो, तो भी ये मर्सराइजिंग, तो मर्सराइजिंग से कपड़ा बेहतर नहीं बनता बल्कि बेहतरीन हो जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम आगे समझेंगे कि भाई मर्सराइजेशन कर दिया कॉटन का, तो क्या होगा कॉटन में। कॉटन का डीएनए ही चेंज हो जाएगा। डीएनए मतलब मैं एक बायोलॉजिकल टर्म बोल रहा हूँ, ऐसा सेलुलोजिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहला उसका किडनी की तरह माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे अगर कॉटन की, तो किडनी की तरह उसका क्रॉस सेक्शन होता है, बट मर्सराइज करने के बाद वो जो है सर्कुलर हो जाता है, गोल हो जाता है। गोल होने के बाद उसका रिफ्लेक्टेंस जो है, आप यहाँ देखेंगे रिफ्लेक्टेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है और वो सिल्क जैसा चमक देता है। जब अब इसमें एक चीज और समझने की है कि जो क्रॉस सेक्शन वाइज जो स्वेलिंग होती है मर्सराइजिंग के टाइम पे, वो 10 से 20% से 50% तक होती है, लेकिन लेंथ वाइज इसकी कम होती है। तो नॉर्मली विड्थ वाइज जो है श्रिंकेज मिलती है, इसमें श्रिंकेज काफ़ी ज़्यादा होती है और श्रिंकेज कंट्रोल करनी पड़ती है, तब जो है फैब्रिक, नहीं तो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है कपड़ा, काफ़ी गफ हो जाता है मर्सराइजिंग के बाद। तो वो कंट्रोल्ड ट्रायल्स हो, कंट्रोल्ड वे में चलाया जाता है मशीन में, या पुराने ज़माने में अलग प्रोसेस थी, तो उससे फाइनली ये मर्सराइजेशन होता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। थ्योरी यहाँ पे है, हम स्लाइड इसकी दिखा देते हैं। स्लाइड में टोटल थ्योरी, क्यों डायमेंशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्यों कवरेज हो जाता है मैच्योर डेड कॉटन का, ये बहुत लंबी थ्योरी, आप पढ़ भी सकते हैं, बुक्स में भी पढ़ी होंगी, ये एक नॉर्मल सब जगह मिल जाती है। अब सबसे बड़ा टेक्नीशियंस को क्वेश्चन रहता है कि हम मर्सराइजिंग भाई कब करें। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर मर्सराइजिंग कब करें, ग्रे करते हैं तो कपड़ा हार्श पड़ जाता है, पूरा निकलता नहीं है, ब्लीचिंग के बाद करते हैं तो वापस येलो हो जाता है, स्कोरिंग के बाद करते हैं तो कुछ और प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उन टेक्नीशियंस के लिए जो ये समझना चाहते हैं, या एक स्लाइड में आंसर कि आपको मर्सराइजिंग कब करनी है, व्हेन टू डू। सबसे पहला है, सबसे इजी जो प्रोसेस है वो ग्रे, कपड़ा लूम से आया या तो सिंजिंग कर लीजिए और उसके बाद सीधा इसका जो है मर्सराइजिंग में लगा दीजिए। लेकिन इसके फायदे और नुकसान क्या है, तो हम यहां समझेंगे फायदे नुकसान। तो पहले तो ड्राइंग, फायदा यह है कि ड्राइंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप स्कोरिंग या ब्लीचिंग के बात करेंगे तो एक प्रोसेस पूरा ड्राइंग के, कपड़े को पहले गीला कर दिया मर्सराइज में, फिर पहले तो स्कोरिंग ब्लीचिंग कर दी, फिर सुखाया, तो वेट टू वेट तो हो पाती है, लेकिन ड्राई ऑन वेट प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी इसमें। तो एक एडवांटेज है कि डायरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा इसमें श्रिंकेज काफ़ी हाई ले सकते हैं। 78 इंच का पूरा लूम का जो विड्थ की श्रिंकेज है, उसी से ही जो है मैक्सिमम श्रिंकेज ले सकते हैं। स्कोरिंग ब्लीचिंग के बाद थोड़ा कपड़ा ऑलरेडी श्रिंक हो जाएगा, तो आपको उतनी श्रिंकेज मर्सराइजिंग में एडजस्ट करनी है तो दिक्कत आएगी। दूसरा है जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि साइज वगैरह इंप्योरिटीज 10% कपड़े में बहुत सारी रहती है, तो इंप्योरिटीज रहेंगे तो वेटिंग पुअर रहेगी, तो आपको वेटिंग एजेंट बहुत ज़्यादा लगेगा ग्रे में, प्लस आपका कंटेमिनेशन काफ़ी होगा, साइज वगैरह निकलेगा। फिर
तो इसके लिए जो है ये थोड़ी उतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं बन पाती है। दूसरा है कि अब आफ्टर डिसाइज करें, डिसाइजिंग के बाद करें, तो डिसाइजिंग के बाद करने में ड्राइंग इज रिक्वायर्ड एंड पुअर वेटिंग इसमें भी, क्योंकि डिसाइज के बाद उतनी अच्छी वेटिंग नहीं आती है। और अगेन इंटरमिटेंट जो है ड्राइंग तो आपको करनी पड़े, ड्राइंग में काफ़ी एनर्जी जाती है। आप ड्राइंग रेंज पे ट्राई करेंगे तो काफ़ी कॉस्ट भी पड़ती है उसके एक कपड़े को सुखाने की मिलों में, और जब लाखों मीटर कपड़ा सुखाना तो उसकी काफ़ी लंबी कॉस्ट है। तो आफ्टर डिसाइज का सबसे बड़ा, आफ्टर डिसाइज हो चाहे ब्लीच हो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बीच में सुखाना पड़ता है। पुअर वेटिंग डिसाइजिंग के बाद भी रहेगी लेकिन कंपैरेटिवली कम रहेगी। एडवांटेज क्या है कि कंटैमिनेशन, साइज आपने जो 10% इंप्योरिटीज थी साइज की थी वो आपने निकाल दी है, अब खाली 1-2% जो और इंप्योरिटीज है वही बची हैं। तो थोड़ा सा बेटर है, क्वालिटी वाइज थोड़ा बेटर है, प्रोसेस वाइज थोड़ी कॉस्टली है। आफ्टर स्कोरिंग, स्कोरिंग में मैं हमेशा प्रीफर करता हूं स्कोरिंग की बात करें, क्योंकि आपने करीब करीब 99.9% इंप्योरिटीज भी निकाल दी, वैक्स निकाल दी, पिकनिक पूरा कपड़ा साफ कर दिया, उसके बाद मर्सराइज किया गया, अब बिल्कुल बढ़िया है मतलब कपड़ा। अब इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान इसमें एक बहुत बड़ा है कि इसके बाद अगर स्कोरिंग के बाद मर्सराइज करते हैं तो मर्सराइजिंग के जो टैंक हैं वो आयरन के होते हैं, और कास्टिक में भी आयरन काफ़ी होता है, तो कपड़े में पिनहोल्स आने की प्रॉब्लम होती है। तो और पिनहोल्स आते हैं तो पूरा कपड़ा ही बेकार हो जाता है। इसके लिए लोग बाग जो है डरते हैं और पिनहोल के कारण जो है स्कोरिंग के बाद नहीं करते हैं। फ़ायदा यह है कि वेटिंग अच्छी हो जाती है, तुरंत वेटिंग है, कम वेटिंग एजेंट लगेगा, फास्ट हो जाता है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आती है। इसके बाद है आफ्टर ब्लीचिंग, कि आप ब्लीच कर लीजिए उसके बाद करिए, और अच्छा क्वालिटी आएगी, लेकिन प्रोसेस बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, हर चीज की एक कॉस्ट है। टेक्सटाइल ऐसा है कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक कॉस्ट होती है। तो आफ्टर ब्लीचिंग क्विक वेटिंग होगी, वेटिंग एजेंट कई बार जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि इतनी बढ़िया वेटिंग कर दी कपड़े की और तुरंत मर्सराइज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगेन ड्राइंग करनी पड़ेगी बीच में, फिर वाइट, अब है ब्लीच आप कर चुके हो तो वापस कास्टिंग में कपड़ा चलेगा, फिर येलो हो जाएगा, तो फिर पोस्ट ब्लीच भी करना पड़ेगा, उतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मर्सराइज के बाद फिर एक छोटी ब्लीचिंग, पार्शियल ब्लीचिंग प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। 2-3 प्रोसेस बढ़ जाती है। इसके लिए लोग बाग आफ्टर ब्लीचिंग बहुत ही, जो बहुत हाई क्वालिटी बनाना चाहते हैं वही लोग करते हैं, और कुछ जगह पे अपन आफ्टर डाइंग भी करते हैं। अच्छा, ब्लीचिंग के बाद करने में एक फायदा यह है कि पिनहोल नहीं आएंगे, क्योंकि पेरोक्साइड आप पहले ही लगा चुके हो, तो बाद में पिनहोल आने की चांसेस कम है, तो जो स्कोरिंग के बाद ज़्यादा थे, क्योंकि आयरन आता है टैंक में से, पाइपलाइन में से आफ्टर डाइंग। तो डाइंग के बाद भी करते हैं, बट ये जो यार्न डाइड फैब्रिक है उसके लिए करते हैं। जो यार्न डाइड है उसके लिए नॉर्मली बड़ी मिल्स वगैरह करती हैं, वो स्पेशल होता है। अच्छा, अब है कोल्ड और हॉट मर्सराइज। पहले तो कब करते हैं और कैसे करते हैं, तो भाई आप 2-3 तरीके हैं मर्सराइज करने के, या तो ठंडे में कर लो या गर्म में कर लो। अब ठंडे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठंडे और गर्म, इसको हम अलग स्लाइड में भी एक और है, क्योंकि कोल्ड में जो है इंटेंस, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं भाई कोल्ड में करनी चाहिए, हॉट में करनी चाहिए, 20 डिग्री पे करनी चाहिए, 40 डिग्री पे, या 60 डिग्री पे, या 80 डिग्री पे मर्सराइज करनी चाहिए। तो अगर आपको लश्चर चाहिए, चमक चाहिए, तो ठंडे में ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप 60 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो एक तो डाई अपटेक आपका कम हो जाएगा, उल्टा असर पड़ने लगे 60 डिग्री, प्लस आपका लश्चर भी, फास्ट स्वेलिंग होगी लेकिन इंटेंस स्वेलिंग नहीं होगी। ये समझने की बात है, हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, टेक्नीशियंस तो कंफ्यूज रहते ही रहते हैं हॉट और कोल्ड में। मेरा कई बार चर्चा होती है, लोग मेरे से पूछते हैं टेक्नीशियंस की ठंडी अच्छी है या गर्म अच्छी है। दोनों ही प्रोसेस है। हॉट में आप ये समझिए कि हॉट प्रोसेस इज फास्ट, क्विक वेटिंग, क्विक स्वेलिंग होती है, लेकिन अब जहां आपको इंटेंस स्वेलिंग चाहिए, लश्चर अच्छा चाहिए, तो वहां पे आपको कोल्ड ही करनी पड़ेगी। क्वालिटी अच्छी चाहिए, कोल्ड करिए, प्रोडक्शन चाहिए, फास्ट करिए। तो और फास्ट जो हॉट है उसमें डाई अपटेक भी इफेक्ट करता है, उल्टा कम हो जाता है कई बार जब 60 डिग्री ऊपर आप करते हैं। अब है कि कैसे करते हैं, कैसे मैंने पहले भी बताया कि सिंपल डिप करके कास्टिक कंसंट्रेशन होता है 20 to 30%, 200 to 300 GPL, 28 to 32 बो में कह लें, या टॉडल कह रहे हैं भाई, 30 to 50 टॉडल के बीच का जो है कास्टिक सॉल्यूशन बनाया जाता है। उसमें एक वेटिंग एजेंट डाला जाता है, ग्रे करना है, ब्लीच के बाद करना है तो वेटिंग एजेंट की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक आयरन चिलेशन डाला जाता है अगर स्कोरिंग के बाद करें
और अगर ब्लीचिंग की बात करते हैं तो आयरन चिलेशन की भी ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि पेरोक्साइड सब्सिक्वेंट में जाएगी तो आयरन आयरन जो है पिन होल्स बनाता है। रिएक्शन टाइम नॉर्मली मशीन्स पे 40 to 60 सेकंड रहता है। टेंशन जरूर है क्योंकि श्रिंकेज 10 to 50% हो जाती है विड्थ वाइज, लेंथ वाइज ज़्यादा नहीं होती है। विड्थ वाइज बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाता है कपड़ा, तो खींच के रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी विड्थ मेंटेन, पना मेंटेन नहीं होगा। तो है, और ये मशीनें इस टाइप की मशीन्स होती हैं। ये सीबी टेक से सीबी टाइप मशीन है जो पुराने पहले चलती थी, आजकल तो रोलर वाली है। तो ये बैनिंगर की नई मशीन्स हैं जो इसमें पहले पुराने ज़माने में बुक्स में पढ़ा होगा चेनलेस और चेन वाली होती है ये मशीन्स। तो रोलर अभी रोलर वाली ज़्यादा चलती है मशीन्स आप देख सकते हैं जो है। मशीन पे हम ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं मशीन कैसी होती है, इसमें भी अंदर जाएंगे, बहुत बड़ी मशीन होती है, छोटी मशीन नहीं होती। तो हैंक को मर्सराइज करना है तो उसके लिए ये मशीन है, हैंक मशीन होती है, यान और हैंक मशीन। ये भी ये आपको छोटा दिख रहा है लेकिन ये पूरा पूरा हॉल बहुत बड़ा रहता है। आप अगर देखें तो 10,000 स्क्वायर फीट का से बड़ा जो है हॉल में ये पूरी मशीन्स रहती हैं और बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, छोटी नहीं होती हैं। इसको आप यूट्यूब पे दूसरे उसमें मर्सराइजिंग मशीन्स देख सकते हैं। इसके बाद एक प्रोसेस होता है, जैसे डिप करके आपने टेंशन में डिप करके मशीन से निकाला, उसके बाद सबसे होता है न्यूट्रल करना, क्योंकि कास्टिक में आप पीएच आप ऑलमोस्ट 13-13.5 ले गए, 14 टच करने वाला पीएच ले गए, वापस उसको डाउन करना है। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एसिड डाल देते हैं पहले चैम्बर में दूसरे चैम्बर में। तो हमको उससे क्या होता है, एसिड डाला, कास्टिक है, कास्टिक बहुत हाई है, NaOH में आपने डाल दिया जो है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड डाला, कोई भी एसिड डाला तो CH3COO Na बन जाता है। तो 14 pH या 12 pH 11 pH पे दूसरे चैम्बर में ही आप एसिड डाल देते हो तो सोडियम सॉल्ट बनता है, CH3COO Na बन जाता है। तो CH3COO Na बना तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये सॉल्ट जो है फाइबर के ऊपर लग जाते हैं, जिसके कारण कोर अल्कली न्यूट्रल नहीं हो पाता। तो पहला स्टेप आपको लेना है, पहले 2-3 जो चैम्बर्स हैं उसमें गर्म पानी में पीएच जो 13-13.5 है उससे नीचे 11 के नीचे लाइए, 11 या 10 के आसपास, फिर एसिड डालिए तो सॉल्ट नहीं बनेगा और क्लीनिंग प्रॉपर होगी। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे यहाँ स्लाइड में। और उसके बाद एक कोर अल्कली न्यूट्रलाइजर डालिए, आयरन चिलेटर डालिए, आयरन चिलेशन जिसमें आयरन चिलेशन भी हो, जिससे कि आगे पिन होल्स वगैरह, जो पतला कपड़ा है, फाइन कपड़ा होता है उसमें पिन होल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मोटे कपड़े में इतनी नहीं होती है। तो आखिरी चैम्बर में आपको जो है विटॉल AX है जो कि कोर अल्कली न्यूट्रलाइजर भी है, वो एसिड के साथ भी डाल सकते हैं, अकेला भी डाल सकते हैं, इसके संग आयरन चिलेशन भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, जिससे कि सब्सिक्वेंट प्रोसेस में आपको डैमेज ना हो, कपड़ा स्पॉइल ना हो, डैमेज ना हो और पिन होल्स ना आए। और काउंटर करंट देंगे, यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ से आएगा, करीब 7 लीटर पर केजी फ्रेश वाटर लेंगे। काउंटर करंट में 4 से 6 चैम्बर रहेंगे और पीएच आपका, पर ध्यान सिर्फ इस बात का है कि 14-13 पीएच से आप जब तक 11-10-11 पीएच ना जाए तब तक एसिड वगैरह ना डालें, नहीं तो सॉल्ट बनता है और वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है और आपका कोर अल्कली न्यूट्रलाइज नहीं होगा। ये देख, इसमें कोर में फिर अल्कली बच जाएगी तो कपड़ा आगे डाइंग में प्रॉब्लम करेगा, डाइंग में उतनी चमक नहीं आएगी, इसलिए कोर अल्कली न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। और एक केमिकल भी कोर अल्कली न्यूट्रलाइजर एसिड के साथ थोड़ा सा भी डाल देंगे तो आपको फायदा मिलेगा, और पूरा भी उसी से भी न्यूट्रल कर सकते हैं और उसके साथ एसिड भी डाल सकते हैं। तो अब है कि असेसमेंट कैसे कि भाई डिग्री ऑफ मर्सराइजेशन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो सब लोग सुनते होंगे बेरियम एक्टिविटी नंबर। बेरियम दो तरीके हैं इसमें, तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है कि उसकी जो बीन शेप की जो सेलुलोज स्ट्रक्चर था, सेल्स थे, वो सेल्स कन्वर्ट हो गए राउंड शेप में, वो हुए कि नहीं हुए वो एक्सरे से या माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से पता चल जाता है। दूसरा है बेरियम एक्टिविटी नंबर। ये फॉर्मूला इसका बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, कुछ लोग करते भी होंगे लैब में। तो इस फॉर्मूले से आपका बेरियम एक्टिविटी निकल जाता है, उससे पता चलता है। और बेरियम एक्टिविटी नंबर लगभग 120-130 के आसपास रहे तो आपको लगता है कि हाँ 20-30% मतलब मर्सराइजेशन पूरा हो गया है। अच्छा मर्सराइजेशन में बेरियम एक्टिविटी नंबर लगभग 120 से 130 आता है। और ये प्रोसेस है इसकी। अब दूसरा जो मैंने पहले बताया था माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, तो ऐसा दिखता है भाई, ऐसे बीन शेप की शक्ल होती है, किडनी शेप की, वो राउंड हो जाता है, जिससे लश्चर है, स्ट्रेंथ है। राउंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किडनी शेप या बीन शेप की शक्ल की स्ट्रेंथ कम होती है, तो लश्चर वगैरह सब इसी से ही आता है। पूरा स्ट्रक्चर ही सेल्स ही चेंज हो जाते हैं अंदर के, जो सेल्स टिश्यूज हमारे में होते हैं वैसे कॉटन में सेल्स होते हैं, तो वो सेल्स ही चेंज हो जाते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है।
अब इसमें मेनली केमिकल कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, तो एक जो मैंने बताया कोर अल्कली न्यूट्रलाइजर अच्छा यूज़ करना चाहिए, जो कि नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, फाइबर को डैमेज ना करे। आयरन चिलेशन इसमें होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जब ये बनाते हैं अकेला तो उसमें आयरन चिलेशन ऐड नहीं कर पाते, तो इसलिए एक एडिशनल आयरन चिलेटर भी होना चाहिए। कोरोजन नहीं करना चाहिए सबसे बड़ा, और फॉस्फोरस फ्री हो ऐसा ऑर्गेनिक कोर अल्कली न्यूट्रलाइजर वी हैव विटॉल AX। इसके बाद है विटॉल IR। IR यानी आयरन जो है, ये IR से आयरन चिलेशन इसमें होता है, तो 2250 तक भी आयरन रहेगा, तो जिससे कि सब्सिक्वेंट प्रोसेस में ब्लीचिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कपड़ा आपने इतना महंगा कपड़ा बना रहे हैं मर्सराइज करने के बाद, और फिर थोड़ी सी वजह से आपका DP CSP सारा गड़बड़ करता है, तो इसलिए आयरन चिलेशन डालेंगे तो पिनहोल्स वगैरह की प्रॉब्लम कम रहेगी और ब्लीचिंग भी अच्छी आएगी। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मर्सराइजिंग वेटिंग एजेंट, क्योंकि ग्रे या डिसाइजिंग की बात करते हैं तो मर्सराइजिंग वेटिंग एजेंट 4 to 6 GPL तक भी लगता है। स्कोरिंग की बात करेंगे, धुलाई की बात करेंगे तो 1 से 2 GPL में भी काम हो जाता है। तो क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप ग्रे कर रहे हैं, मतलब सिंजिंग के बाद कर रहे हैं, या स्कोरिंग वगैरह की बात कर रहे हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी फोम नहीं होना चाहिए, फिर क्विक और कोर तक वेटिंग हो, रेशे रेशे तक इसको कास्टिक को पहुंचाना चाहिए। अगर कोर तक इसने नहीं पहुंचाया, बैटिंग नहीं करी, तो आपका मर्सराइजेशन की इतनी मेहनत मतलब बेकार तो नहीं जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए उतने नहीं आएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कास्टिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है 30%, 20-30% तक, तो उसकी रिकवरी लोग बाग करते हैं जिससे कि पैसे बचे, वापस रिसाइकिल कर लेते हैं कास्टिक। तो अच्छा अगर वेटिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो आपकी कास्टिक रिकवरी में 80-90% रिकवरी होनी चाहिए, उसकी जगह 60% ही होगी, क्योंकि कास्टिक जो है जाड़ा पड़ जाएगा। जाड़ा यानी कि गुजराती में जाड़ा कहते हैं, मोटा पड़ जाएगा, विस्कोसिटी उसकी हाई हो जाएगी और कास्टिक रिकवरी में दिक्कत आएगी, और प्लांट में फिर एफिशिएंसी कम आएगी कास्टिक रिकवरी की। तो अच्छा वेटिंग एजेंट वहाँ भी हेल्प करता है। और इसमें आयरन चिलेशन भी होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा आयरन चिलेशन है, जो वाइटॉल IR है उसमें थोड़ा ज़्यादा आयरन चिलेशन है। तो ये 3 केमिकल लगते हैं। तो इसमें आज हमने समझा मर्सराइजिंग का लगभग प्रोसेस, और एंड थैंक यू वेरी मच। होप आपको अच्छा लगा होगा ये मर्सराइजिंग का। थैंक यू।